ग्रुप डी के लिए जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोग साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। और इसमें यह भी है कि साइंस का जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसके पे बेस्ड सारे प्रश्न हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और सारे न्यूमेरिकल्स चालू किए जा रहे हैं। और जो भी कैंडिडेट्स अगर ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए प्रैक्टिस का बहुत बेस्ट सोर्स हो सकता है। इसे मॉक टेस्ट भी आप समझ सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो एक स्क्रीन पर जो प्रश्न हैं, अगर आप इनको बिना मेहनत किए सॉल्व कर पा रहे हैं और ऐसे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको एकदम इस प्रश्न को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो आप इसको हमारे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। आपका रिवीजन भी हो जाएगा सारे कॉन्सेप्ट्स का। तो चलिए चलते हैं। पहला ही प्रश्न यह है कि चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती। भाई, चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती? तो सबसे पहला कारण यह है चंद्रमा पर कि यहाँ पे वैक्यूम होता है। तो आवाज़ जो है एक ध्वनि तरंग होती है। ध्वनि तरंग के संचरण के लिए क्या होना चाहिए? ट्रांसमिशन के लिए माध्यम होना चाहिए, मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ठोस, द्रव, गैस। अब क्या है कि इस केस में क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर कोई आवाज़ नहीं करता। भाई, जितने भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो कुछ न कुछ बोल सकते हैं, तो दूसरा आदमी को सुनना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। क्योंकि चंद्रमा पर पानी नहीं है। कुछ एविडेंस ऐसे भी हैं कि चंद्रमा पर पानी के कण मिले हैं, अभी इसके ऐसे कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। जहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता वहाँ पे क्या है कि निर्वात कहा जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि निर्वात क्या है, तो वहाँ पे ऐसे लिखेगा कि वहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर चंद्रमा पर जाने वाले लोग बहरे हो जाते हैं। भाई, यह तो कोई फिर जाने का नाम ही नहीं लेगा, तो यह ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। फिर अगला प्रश्न देखिए, आसमान की ओर एक फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? अब ध्यान से देखिए, हमने दो चीजें पढ़ी थी। अगर आप प्रैक्टिस सेट नंबर 3 या 4 देखे हैं, 5, तो हमने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर बात की थी कि जहाँ भी द्रव्यमान है उस पर क्या है? बल काम करता है। पृथ्वी एक बल आरोपित करती है और दो कणों के बीच, दो पिंडों के बीच, दो ग्रहों के बीच में भी वह बल लगता है। तो अब क्या है कि उसके आधार पर एक बल हमेशा लगता है उस पत्थर पर। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। नीचे की ओर लगने वाला दाब इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। नीचे की ओर लगने वाला दाब पृथ्वी की ओर खींचता है, यह प्रश्न का ऑप्शन है, मतलब कि, लेकिन सटीक उत्तर नहीं है। फिर केंद्राभिमुखी बल जो इस पृथ्वी की ओर खींचता है। केंद्राभिमुखी बल के लिए क्या होता है कि जो आपके सर्कुलर मोशन में हो, जो उसके चारों तरफ गति कर रहा हो, तो यह भी गलत है। फिर वस्तु द्वारा किया गया कार्य इससे पृथ्वी की ओर खींचता है, यह भी गलत है। एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है, यह ऑप्शन सही है। अब उस बल का नाम क्या है? गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? भाई लोग, यह प्रश्न आरआरबी जेई में आया है 2019 में। गुरुत्व जनित त्वरण, अब ध्यान दीजिए कि इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से दर्शाया जाता है। आप लोग एकदम गलती मत कीजिएगा, यह जो जी है यही है गुरुत्व जनित त्वरण। और ये जो बड़ा वाला अक्षर है यह क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। इतना सरल क्वेश्चन है, आपको 1 अंक दे सकता है। अगर आप जी स्मॉल और कैपिटल में कंफ्यूज हैं तो गुरुत्व जनित त्वरण जो है स्मॉल जी से दिखाते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक या गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या निरंतर गुरुत्वाकर्षण। हम लोग अगले प्रश्न की अगर बात करें तो इसमें लिखा है, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? अब ध्यान दीजिए, कोई भी पिंड मुक्त, मुक्त का मतलब होता है अंग्रेजी में फ्री। फ्री तभी हम मान सकते हैं जब वह केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के अधीन काम करे, गुरुत्वीय बल के अधीन काम करे, तभी उसे हम मुक्त रूप से मान सकते हैं। तो अब क्या है कि जब इसका द्रव्यमान अत्यधिक कम हो तब भी गुरुत्वीय बल के अलावा कोई बल काम कर सकता है। जब इसका भार 2 गुना हो तब भी इस पे कोई बल काम कर सकता है। तो हम यह नहीं कह सकते ये मुक्त रूप से गिर रहा है। जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे तब इसे हम लोग
मुक्त रूप से गिरना कह सकते हैं। यह प्रश्न बहुत बार आया है, लगभग 4-5 बार आया है, 4-5 शिफ्ट में, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब यह अत्यधिक ऊंचाई से गिरे तो भाई क्या गारंटी है कि वह सिर्फ और सिर्फ गुरुत्व बल के अधीन गिर रहा है, क्या पता आप ऊपर से नीचे फेंक ही रहे हों। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जमीन पर 13.5 सेकंड में लौट आती है, उसे किस वेग से ऊपर फेंका गया था? हमने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाए थे, उसमें हमने आपको क्या बताया था, समीकरण बताए थे 3। क्या समीकरण बताए थे? v बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। यस, अब ध्यान दीजिए न्यूटन के नियम थे, लेकिन जब भी गति गुरुत्वीय त्वरण के अधीन होती है तो यह समीकरण बदल जाता है, जहाँ पे v बराबर u प्लस जी टी होता है पहला। दूसरा होता है h, क्योंकि गुरुत्वीय बल के अधीन काम करने पर या तो ऊंचाई से गिरता है, तो यहाँ पे यस की जगह पे हम h रखते हैं। h बराबर यू टी प्लस हाफ, a की जगह g रखते हैं क्योंकि ये त्वरण है और g गुरुत्वीय त्वरण है, जी टी यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, जी टी स्क्वायर, फिर भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एच। इन तीनों समीकरण को आप गुरुत्वीय त्वरण के अधीन याद कर सकते हैं, लेकिन मेन यही है, अगर आप सारी चीजें समझते हैं कि भी क्या है, यह आपका अंतिम वेग है, अंतिम वेग, और u क्या है, प्रारंभिक वेग है, a क्या है, त्वरण है, और t क्या है, समय है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यह ग्रुप डी में लगभग 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर देगा, अगर फिजिक्स से आपके में लगभग 15 से 20 प्रश्न आते हैं तो। अब उसके बाद यस क्या है, विस्थापन है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आगे हम अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न में क्या कहा है कि नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया लंबवत, लंबवत का मतलब इसके बीच का कोण 90 डिग्री होगा, मतलब सीधा सीधा ऊपर। अब यह क्या है, यह गेंद यहाँ पर पहुंची होगी उच्चतम बिंदु पर, यहाँ पे जाके रुक गई होगी। अब इस पे भी बहुत प्रश्न बना है कि शीर्ष पर, मान लीजिए यह अधिकतम ऊंचाई शीर्ष पर इतनी पहुंचती है एच। अब कहा है शीर्ष पर गेंद का वेग, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि शीर्ष पर, इससे बहुत प्रश्न आए, शीर्ष पर गेंद का वेग जो होता है वो शून्य होता है, और गेंद का जो त्वरण होता है वह जी के बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम लोग प्रश्न सॉल्व करते हैं। उसने बताया कि 13.5 सेकंड में लौट आती है, इसका मतलब कि 6.5 सेकंड ऊपर जाने में लगा और 6.5 सेकंड ऊपर से नीचे आने में लगा, कुल 13.5 सेकंड लगा। अब हम क्या लगाते हैं, सूत्र लगाते हैं। पूछा है कि किस वेग से ऊपर की ओर फेंका गया, मतलब प्रारंभिक वेग, तो v बराबर u प्लस ए टी, हमको u निकालना है। अब भी अंतिम वेग क्या होता है, शून्य होता है, इसको याद रखिएगा। जब भी ऊपर पहुंचता है तो शीर्ष पर पहुंचने के बाद उसका वेग शून्य हो जाता है, u निकालना है हमको, प्लस g, g का मान ए की जगह पे हम g रखेंगे, t की जगह पे 13.5 का आधा होता है 6.75, इसको ध्यान दीजिएगा, 6.5 नहीं होता है, 6.75। तो अब क्या है, जी का मान हम लोग रखेंगे, टी का मान 6.75। अब यू बराबर क्या होता है, जी का मान यहाँ पे देखिए 10 मीटर पर सेकंड दिया है, तो जी, अब ध्यान दीजिए जब भी हम लोग अब कोई भी वस्तु ऊपर फेंक रहे हैं तो यह क्या है कि गुरुत्वीय त्वरण का डायरेक्शन हमेशा पृथ्वी की ओर होता है, तो यह ऋणात्मक रूप से काम करेगा, जब ऊपर जाएगा ऋणात्मक होगा और नीचे रहेगा तो धनात्मक रहेगा। तो u बराबर, यहाँ पे माइनस, इस u को इधर किए तो माइनस हो गया, अब g का मान -10 रहेगा, -10 गुणित 6.75, तो u बराबर जो माइनस से माइनस कट गया, अब u का मान 67.5 मीटर पर सेकेंड आया, तो यह इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन ए के साथ आप लोग जा सकते हैं, लेकिन ये सूत्र आपको याद करना है, ये बहुत जरूरी है। फिर अगला प्रश्न देखिए, उसी पर आधारित है। जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका वेग शून्य होता है, यह बात तो सही है, लेकिन इसका त्वरण भी शून्य नहीं, हमेशा इस पे क्या है, गुरुत्वीय त्वरण जी काम करता है, जिसका मान क्या होता है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कई बार इसको 10 मीटर के
पर सेकंड स्क्वायर के लगभग में मान लेते हैं। फिर अगला है वेग शून्य होता है, इसका त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अब वेग 10 मीटर पर सेकंड यह गलत है, इसका त्वरण यह भी गलत है। बाकी ये देखिए एनटीपीसी में आया है, ग्रुप डी में भी आने की संभावना है ऐसे प्रश्नों की। फिर अगला प्रश्न हम बात करते हैं, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर वस्तु शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका वेग शून्य होता है, त्वरण नहीं शून्य होता है। सेम प्रश्न ही है, यह भी ग्रुप डी में आया। देखिए आप लोग कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वेग एवं त्वरण शून्य होता है, गलत है। वेग शून्य होता है, त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यह करेक्ट ऑप्शन है। बस ऊपर चेंज हो गया है, बाकी सारी चीजें सेम है और बाकी सारे प्रश्न के ऑप्शन गलत हैं। फिर अगला देखिए, एक मीनार के ऊपरी हिस्से से एक वस्तु को ऊर्ध्व दिशा में फेंका गया, यह 5 सेकंड बाद जमीन पर पहुंचती है। वस्तु का आरंभिक वेग 12 मीटर पर सेकंड है। मीनार की ऊंचाई के आप ध्यान दीजिए भाई लोग, यह मान लीजिए आपने मीनार बना लिया, इसको ऐसे बनाते हैं, नहीं थोड़ा दिक्कत होगा समझने में। यह आपने मीनार बना लिया। अब मीनार के ऊपर से आपने क्या है कि एक वस्तु फेंक दी यहाँ पे, यह पहुंचने में कितना समय लेती है? 5 सेकेंड। मान लीजिए फिर पांचवा, तो हम क्या करते हैं कि यह सूत्र लिख लेते हैं, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। चूंकि आप ध्यान दीजिएगा कि ऊंचाई क्या है, हम लोग यहाँ से यहाँ तक की मेजर कर रहे हैं तो यह ऋणात्मक होगा और त्वरण भी ऋणात्मक होगा। u का मान क्या है? 12, t का मान क्या है? 5 प्लस हाफ, g का मान होगा -10 हम मान लेते हैं और t का मान है 5 स्क्वायर। अब इसको चालू करते हैं तो 12 पंचे 60 माइनस 1/2, फिर 10 है तो इसको 5 से काट दिया तो यह भी नहीं रहा यहाँ पे, तो 5, फिर 5 पचे 25, बचे 125, तो 60 माइनस 125 माइनस एच, तो अब एच बराबर कितना आया कि 65 मीटर आया। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन इसको अगर थोड़ी सी भी अच्छे से अगर बिना समझे आपने किया तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने पर 2 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी क्या है? अब हम सीधे और सीधे क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। भी एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या जी टी स्क्वायर। अब आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत यह है, स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे नहीं, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो प्रारंभिक वेग क्या है? 0 गुणित टी बराबर 2 सेकेंड धन 1/2, जी का मान क्या है? -10 मान, अरे 9.8 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 10 का कोई गुणक नहीं दिख रहा है, और टी का मान है 2 स्क्वायर। तो अब देखिए यह तो 0 ही हो गया, एच बराबर 0 माइनस 1/2 गुणे 9.8 गुणे 2 दूना के 4, तो इससे 2 कट गया, तो यानी 9 दूना के 16, 9 दूना के 18, 8 दूना के 16, मतलब कि h बराबर -19.6 मीटर आया। तो अब ध्यान देने की बात यह है कि माइनस है, माइनस किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि यह दूरी विपरीत दिशा में नापी गई है, तो पृथ्वी से नहीं बल्कि पृथ्वी के ऊपर से ली गई है, तो यह सी ऑप्शन करेक्ट है। डिस्टेंस मेजर करने का तरीका यह है कि अगर मान लीजिए कोई पिंड यहाँ पे है, अब आप यहाँ से इधर मापते हैं तो यह एच क्या है कि यह एच तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर यहाँ से नीचे की तरफ लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, अगर इसको मानते हैं यहाँ वाले बिंदु को, तो यह एच ऋणात्मक होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा? गति के उच्चतम बिंदु मतलब कि शीर्ष बिंदु, शीर्ष पर हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंका गया और 10 मीटर ऊंची उड़ी। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की गणना कीजिए। भाई समय निकालना है उच्चतम बिंदु, तो हम भी बराबर यू प्लस जी टी लगाएंगे फार्मूला। अंतिम वेग क्या है? 0, उच्चतम बिंदु पर हमेशा 0 वेलोसिटी होती है। 0 बराबर यू का मान 14 प्लस जी का मान यहाँ पे दिया नहीं है, तो हम क्या है कि 9.8 भी ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम इसको 10 रखते हैं। तो अब क्या है कि 0 बराबर 14 प्लस 10 टी। अब चूंकि जी का मान ऊपर की तरफ लिया जा रहा है तो नेगेटिव होगा, तो -14, यहाँ पे -10 लीजिए, -10 टी, तो टी बराबर क्या है कि 1.4 सेकेंड। अब ऑप्शन में ध्यान से देखिए, 1
4-3 सेकेंड है। अगर हम 10 का मान 10 की जगह पे 9.8 रखते तो यह वैल्यू थोड़ा और बढ़ती, तो डी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, एक ट्रक किनारे से फिसलकर 1.6 सेकेंड में जमीन पर गिर जाता है, किनारा जमीन से कितनी ऊंचाई पर होगा? सेम फार्मूला है, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब एच का मान निकालना है हमको। प्रारंभिक वेग 0 होगा तो 0 प्लस 1/2। जी का मान -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है तो हम 9 का रखेंगे नहीं, तो -10। फिर टी का मान 1.6 का स्क्वायर। तो अब देखिए यह क्या है, इससे कट गया तो 5 और गुणित 16 16 हम कितने, तो अब आप लोग गुणा करते हैं, 16 16 हम 256 आता है। तो अब 256 आता है तो ये दो दो अंक पे दशमलव लगेगा, तो अब इसको 5 से गुणा कर लीजिए, एच का मान आ जाएगा। गुणा करके देखते हैं तो 6 5 30 का शून्य, 5 5 25 3 28, 5 दूना के 10, 2 12। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 12.80 मीटर। तो इसका ऑप्शन डी सही है। फिर वही वाला प्रश्न है, एक कार पुल से गिरती हुई 0.8 सेकंड में भूमि पर गिर जाती है, समय टकराने के समय इसकी चाल कितनी होगी? भाई आपको मालूम है कि पुल भी बराबर यू प्लस ए टी, ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। भी क्या है, यू का मान क्या है, 0 है, जी का मान 10 दिया है, टी का मान 10.8 दिया है, तो इसका मान 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। हमेशा यूनिट ध्यान दीजिए, इसको आप लोग चाहते तो यूनिट के आधार पर भी सॉल्व कर सकते हैं, हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का मात्रक हमेशा क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है या मीटर सेकंड के पावर -1 होता है, तो बी ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न, 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी। आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब चौथे या टीवें सेकंड में तय की गई दूरी पूछे तो इसका फार्मूला होता है एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी 2t-1। इसको हमेशा याद रखिए। अब इस सूत्र में हम क्या करते हैं, इसका मान रख देते हैं, यह 4वें सेकंड में पूछा है, चौथे सेकंड में, तो 4वें सेकंड में अंतिम मतलब प्रारंभिक वेलोसिटी तो पूछा नहीं, तो यह 0 गुणित 4 हो जाएगा प्लस 1/2। अब जी का मान क्या है कि 10 मीटर पर सेकंड दिया है, 2 गुणित 4 -1, 4 दूना के 8 -1 7, और यहाँ पे बचा 5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 गुणित 7 5 35 मीटर आएगा। अब इसमें देखिए कि nवें सेकंड में या टीवें सेकंड में चली गई दूरी वस्तु के प्रारंभिक वेग पर डिपेंड नहीं कर रही है या फिर अंतिम वेग पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। प्रारंभिक वेग पर तो करेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे प्रारंभिक वेग कुछ और रहता तो यह दूरी कुछ और आती। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? भाई कितना आसान प्रश्न है, ग्रुप डी में आ गया है, इसको घबरा के नहीं करना है। द्रव्यमान दिया है, कई लोग नहीं समझ पाते हैं, द्रव्य भार का मात्रक होता है न्यूटन या तो फिर किग्रा भार, के जी एफ। अब क्या है कि हम W बराबर एम जी जानते हैं, W एम का मान 10 दिया है, जी का मान 9.8 दिया है, तो W बराबर क्या है 98 न्यूटन, 98 न्यूटन बी ऑप्शन में है। अब अगला प्रश्न है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? एक पत्थर स्प्रिंग तुला पर, अब स्प्रिंग तुला का मतलब क्या होता है कि कुछ इस टाइप से स्प्रिंग लगी रहती है और इसमें क्या है रीडिंग रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 केजी या फिर कुछ भी रहता है। अब यह पत्थर स्प्रिंग पर डूबा है, वह पत्थर हवा में लटका हुआ हो, सबसे कम पूछा है, सबसे कम भार दिखाएगा। जब यह पत्थर हवा में है तब यह सबसे ज्यादा भार दिखाएगा, सबसे ज्यादा भार दिखाएगा। जब यह पत्थर बीकर में लिए पानी की सतह पर है, अब जैसे हम बीकर में पानी लेके इसको सतह पर बस ऐसे रख देते हैं, तो यह क्या है, भार दिखाएगा, हवा से थोड़ा कम भार दिखाएगा। जब वो पत्थर बीकर में लिए पानी तरह में पूरी तरह से निमज्जित हो जाए, जब यह मान लीजिए अब बीकर में जो पानी है उसमें पूरी तरह से डूब जाए, तो यह भार क्या है, सबसे कम होगा, क्योंकि इस पे एक उत्प्लावन बल भी काम करेगा, एफ ब्यूएंसी। और इसका नीचे जो डब्ल्यू है, तो इसका नेट वेट जो इस पे काम करेगा, जो स्प्रिंग में कुल भार दिखाएगा, वह एफ बी माइनस डब्ल्यू दिखाएगा, यह समझिए।
और जब वो पत्थर आंशिक रूप से डूबा है तो जितना डूबा रहेगा उतना क्या है कि वह भार दिखाएगा, तो सबसे कम सी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से लगभग आज भी हम लोग 15-16 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट्स को किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कर सकता है, लेकिन ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं।